Hello everyone and today I am going to talk about balance of payment. तो सबसे पहले हम देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट की मीनिंग. The balance of payment is a bookkeeping system for recording all payments and receipts that have a direct bearing on the movement of funds between a nation and foreign countries. तो इसको थोड़ा सिंपल वर्ड्स में समझते हैं तो ये है हमारा इंडिया और ये रहा हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या आता है? इंडिया को छोड़ के जितनी भी कंट्रीज़ है ना वो सारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आती है. तो अब आप ये देखो, इंडिया की पब्लिक का या इंडिया की गवर्नमेंट का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की पब्लिक के साथ या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की गवर्नमेंट के साथ कोई भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन अगर होती है तो उन ट्रांजैक्शन को जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है ना वो है हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट. मैं फिर रिपीट करती हूँ, इंडिया के पब्लिक का या इंडिया के गवर्नमेंट का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की पब्लिक के साथ या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की गवर्नमेंट के साथ किसी भी तरह का फाइनेंशियल नेचर का अगर ट्रांजैक्शन होता है ना, तो उन ट्रांजैक्शन को जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है ना वो है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट. अब यहाँ क्या लिखा है? द कंपाइलेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ BOP डेटा इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ RBI. तो हमारे यहाँ BOP डेटा का कंपाइलेशन का ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? RBI का. ठीक है. सेकेंड है द कंपाइलेशन ऑफ BOP इज़ ब्रॉडली कंसिस्टेंट with the guidelines contained in the BOP manual of the IMF. तो यहाँ ये कह रहा है कि हमारे यहाँ BOP कंपाइलेशन कौन कर रहा है? RBI. तो RBI अपनी मर्जी से तो ये नहीं कर सकती ना, इसके लिए एक पर्टिकुलर नॉर्म्स गाइडलाइन ये तो हो गई. तो ये सारे जो गाइडलाइंस है जिसके अकॉर्डिंग कंपाइलेशन करनी चाहिए वो दी गई है BOP मैनुअल में. और ये BOP मैनुअल हमें देता कौन है? RBI को कौन देता है BOP मैनुअल? ये देता है IMF. थर्ड पॉइंट, ऑल द पेमेंट्स टू फॉरेनर्स आर एंटर्ड इन द पेमेंट कॉलम विद अ माइनस साइन. जो भी हमारे इंडिया से फॉरेन में पेमेंट किया जाएगा, जो भी कैश आउटफ्लो होगा वो सारा कहाँ लिखा जाएगा? पेमेंट कॉलम में विद अ माइनस साइन. फोर्थ है ऑल द ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग पेमेंट्स फ्रॉम फॉरेनर्स टू इंडियंस आर एंटर्ड इन द रिसीट कॉलम विद अ प्लस साइन. मतलब बाहर से जो भी फॉरेनर जो पेमेंट करेंगे हम इंडियंस को, जो भी कैश इनफ्लो हो रही है वो सारी कहाँ लिखी जाएंगी? रिसीट कॉलम में विद अ प्लस साइन. टाइप्स ऑफ BOP अकाउंट. तो BOP अकाउंट के अंदर 3 अकाउंट आते हैं. पहला है करेंट अकाउंट, सेकंड है कैपिटल अकाउंट जिसे हम फाइनेंशियल अकाउंट भी कहते हैं, और थर्ड है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी अकाउंट और एरर एंड ओमिशन अकाउंट. अब करेंट अकाउंट को थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं. देखो इसके अंदर भी ना 2 कैटेगरी है, एक है विजिबल और दूसरी है इनविजिबल. इनविजिबल में ना पहली आती है यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, सेकंड आती है फैक्टर इनकम और थर्ड है सर्विसेज. तो यूनिलेटरल ट्रांसफ़र क्या है? जैसे मान लो पेंशन हो गया, गिफ्ट्स हो गया, फॉर विच नो स्पेसिफिक सर्विसेज आर रेंडर्ड, और ये रिप्रेजेंट करते हैं फ्लो ऑफ फंड इन ओनली वन डायरेक्शन. ठीक है. अब है फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम क्या है हमारा? कि मान लो आपने प्रीवियस पीरियड में कभी कहीं इन्वेस्टमेंट किया हो और उसका रिटर्न आपको अभी करंट ईयर में मिल रहा है, तो ये हो गया आपका फैक्टर इनकम. थर्ड है सर्विसेज. तो यहाँ सर्विसेज के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बारे में बात किया जाता है. अब हम लोग समझते हैं विजिबल्स क्या क्या मतलब है. तो देखो विजिबल में ना सिर्फ गुड्स को कंसिडर किया जाता है. ठीक है, सिर्फ गुड्स को कंसिडर किया जाता है. एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स के बारे में बात किया जाएगा. और जब हम लोग विजिबल के बारे में पढ़ते हैं ना तो यहाँ एक टर्म आती है बैलेंस ऑफ ट्रेड. तो चलो इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग. देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड का ना फॉर्मूला दिया गया है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स. ठीक है. अब यहाँ बैलेंस ऑफ ट्रेड में भी ना 2 कंडीशन हो जाती हैं. ठीक, जैसे कि पहली कंडीशन है कि जब भी इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाए,
जब इम्पोर्ट ज़्यादा होता है तो क्या होता है कि हमारे यहाँ से कैश आउटफ्लो ज़्यादा है, ठीक है, इनफ्लो कम हो रही है। तो इस तरह का बीओटी मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या कहलाता है, डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड। और सेकंड सिचुएशन है सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड। यहाँ क्या ज़्यादा हो रही है, यहाँ एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रही है इम्पोर्ट से। जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो हमारे पास कैश इनफ्लो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब ये सेकंड अकाउंट था हमारा कैपिटल अकाउंट, जिसे हम फाइनेंशियल अकाउंट भी कहते हैं। तो इसका एक ओवरव्यू हम देख लेते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 4 चीज़ों को देख रहे हैं। पहला है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपने एफडीआई तो पढ़ा ही होगा। एफडीआई किस मोटिव से किया जाता है, एफडीआई किया जाता है कंट्रोल मोटिव से। जब आप 10 या उससे ज़्यादा परसेंट का इन्वेस्टमेंट कहीं बाहर करते हैं तो वो एफडीआई कहलाता है। सेकेंड है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब एफपीआई, ये कब किया जाता है, ये किया जाता है हमेशा प्रॉफिट मोटिव से, जब आप 10% से कम का इन्वेस्टमेंट कहीं करते हैं। थर्ड है लोन। मान लो आपने बाहर वाले को लोन दिया, बाहर वाले ने आपको लोन दिया। और फोर्थ है बैंकिंग ट्रांजैक्शन। हो सकता है कि नॉन रेसिडेंट हमारे बैंक में कुछ पैसे जमा करा रहा हो, या हम कहीं बाहर के बैंक में पैसे जमा करा रहे हो। तो ये जो चारों चीज़ें हैं ये कैपिटल अकाउंट के अंडर आती हैं। और थर्ड अकाउंट क्या थी हमारी, एरर एंड ओमिशन अकाउंट, जिसे हम कभी कभी स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी भी कहते हैं, ठीक है। और ये क्यों कंसिडर किया जाता है, ये इसलिए कंसिडर किया जा सकता है ताकि हम अपना बीओपी का ओवरऑल बैलेंस अराइव कर सके। तो ऐसा क्यों है कि इसे कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ 4 रीज़न है कि स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी अराइज होती है। देखो, पहला है डिफ़िकल्टीज इन्वॉल्व इन कलेक्टिंग बीओपी डेटा। देखो, हमेशा ये नहीं हो सकता ना कि सही सही डेटा और पूरा पूरा डेटा बीओपी डेटा में इंक्लूडेड हो, ठीक है ना, कभी कभी कलेक्शन में प्रॉब्लम भी हो जाती है। सेकेंड है द मूवमेंट ऑफ फंड्स में लीड और लैग द ट्रांजैक्शन। अब आप इस तरीके से समझो कि मैंने मार्च 28 2019 को कोई सामान एक्सपोर्ट किया, ठीक है। तो ये हमारे कौन से फाइनेंशियल ईयर में काउंट होगा, 2018 टू 19। लेकिन अब मुझे वहाँ से पैसे कब मिलने थे, पैसे मिलने थे मुझे 2019 2 अप्रैल को, ठीक। तो अब हमारी गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि आप इसे कौन से फाइनेंशियल ईयर में कंसिडर करो, 2019 टू 20। तो अब यहाँ देखो, 2018 टू 19 में मैंने सामान एक्सपोर्ट किया, अब 19 टू 20 फाइनेंशियल ईयर में हमें पैसे मिल रहे हैं। तो इस तरह की जो ट्रांजैक्शन होती है ना, वो लीड और लैग क्रिएट करती है, ठीक है। और फोर्थ है सर्टेन फिगर्स आर डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट्स। मतलब बहुत सारे जो फिगर्स हम लिखते हैं, है ना, बहुत सारे फिगर जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो एस्टिमेट बेसिस में होती है, तब तो गड़बड़ तो होना ही है। और फोर्थ है अनरिकॉर्डेड इलीगल ट्रांजैक्शन। अब देखो, जो मैं समझा रही हूँ वैसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है। मान लो कि आप स्मगलिंग कर रहे हो किसी गलत चीज़ की, ठीक है। तो आप जो स्मगलिंग कर रहे हो, क्या आप गवर्नमेंट को बताने जाओगे कि आप ये कर रहे हो, क्या गवर्नमेंट आपका खाता रख रहा है कि आप ये कर रहे हो, नहीं ना। तो इस तरह की जो ट्रांजैक्शन होती है ना, देखो पैसा आ और जा तो रहा है ना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें हैं ना, हमारे मतलब जो कंट्री में हो रही है या बाहर हो रही है, वो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी क्रिएट करती है। अब देखो, ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो अभी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का फाइनल जो होता है ना रिजल्ट, वो कैसे आएगा, तो आपको इसमें 3 चीज़ें ऐड करनी है। पहला है बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, ठीक है। सेकंड है, आप प्लस करोगे बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट में बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, फिर आप प्लस करोगे बैलेंस ऑफ एरर एंड ओमिशन अकाउंट। तो देखो, जब ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो फिगर पहुंचने से पहले, निकालने से पहले की जो हमारी
बैलेंस होती है ना कैपिटल अकाउंट की, उससे हम कहते हैं ऑटोनॉमस कैपिटल। ये हमारे ना नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होती है, चाहे आप लोन ले रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, ये ज़बरदस्ती नहीं की जा रही है, ये नॉर्मली हो जा रही है, ठीक। और इस कैपिटल को ही अबव द लाइन ही कहते हैं, ठीक। अगर अब मान लो आपने पूरा बैलेंस निकाल लिया, बीओपी बैलेंस निकाल लिया सब कुछ ऐड करके, उसके बाद की जो कैपिटल की बैलेंस होती है ना, उससे कहते हैं अकोमोडेटिंग कैपिटल। और उसके बारे में हम थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। देखो, अब बात ये है कि मान लो कि बीओपी इक्विलिब्रियम में है तो कुछ करना ही नहीं है ना, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है, बीओपी डिसइक्विलिब्रियम होता ही है, ठीक है। तो उसमें भी दो कंडीशन है, चाहे तो सरप्लस होगा, चाहे तो डेफिसिट होगा, ठीक है। सरप्लस मतलब प्लस और डेफिसिट मतलब माइनस। तो देखो, जब इनफ्लो ज़्यादा है आउटफ्लो से, जब इनफ्लो आपकी ज़्यादा है आउटफ्लो से, तो ये सरप्लस डिसइक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है कि आपके पास कैश ज़्यादा है, कैश इनफ्लो ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप करोगे कि अगर आईएमएफ से आपने कभी लोन लिया था उसका रिपेमेंट करोगे, और फिर भी पैसा बच गया तो क्या करोगे, ट्रांसफ़र टू ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। अब ये ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या है, तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट हर कंट्री की मॉनेटरी अथॉरिटी मेंटेन करती है, जिसमें वो रिजर्व ट्रांसपोजिशन आता है, एसडीआर एलोकेशन बाय द आईएमएफ आता है, मॉनेटरी गोल्ड आता है, और भी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि फॉरेन जो हमारी फॉरेन करेंसी की इनफ्लो है वो कम हो जाए फॉरेन करेंसी की आउटफ्लो से, ठीक है। तो यहाँ डेफिसिट हो जाएगा, इनफ्लो कम है, कैश इनफ्लो कम है आउटफ्लो से, तो यहाँ हमारा डेफिसिट होगा। अब हमें पैसे की तो कमी हो गई, तो सबसे पहला काम हम यहाँ क्या करेंगे, अकोमोडेटिंग कैपिटल फ्लो। तो देखो यहाँ आ गया ना, वहाँ हमने पढ़ा था ऑटोनोमस कैपिटल, अब यहाँ आ गया अकोमोडेटिंग कैपिटल। अकोमोडेटिंग कैपिटल इसलिए किया जाता है ना, जो कि हमारे डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, उसको बैलेंस करने के लिए हम कुछ कैपिटल इनफ्लो करते हैं बाहर से, अब्रॉड से। तो यही है हमारे अकोमोडेटिंग कैपिटल फ्लो, इसे किया जाता है, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होती, इसे किया जाता है, और इसे ही बिलो द लाइन भी कहा जाता है। अब देखो, बाहर से मान लो पैसा लाए फिर भी नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, ऑफिशियल रिजर्व से पैसा लेंगे, फिर भी अगर हमें कम पड़ गया तो हम क्या करेंगे, आईएमएफ से जा कर के लोन ले लेंगे,